सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़किया। इलेक्शन में अभी 90 रोज़ बाकी हैं, लेकिन अभी से इत्तेहाद बनने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और आज हमने देखा कि MQM पाकिस्तान के वफ़द ने मुलाकात की मुस्लिम लीग नवाज़ की तमाम ही सीनियर लीडरशिप से, ख़ुद मियाँ नवाज़ शरीफ से वो मिले और वहाँ पर फिर ये एक नया इत्तेहाद सामने आया। और बात यहाँ तक चली गई कि MQM की जानिब से तो ये तजवीज़ रखी गई कि मरीम नवाज़ इलेक्शन लड़ें कराची से और उनको भरपूर सपोर्ट किया जाएगा। और जाहिर है कि इस इत्तेहाद का मकसद ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ टाइम दिया जा सके, उनके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा की जा सके। और जब मीडिया टॉक की दोनों जमातों के रहनुमाओं ने, तो उन्होंने तो ये बताया कि जब PDM का इत्तेहाद बना था और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जब हटाया गया था तो वहाँ से ही इस इत्तेहाद की बुनियाद असल में डल चुकी थी और ये इत्तेहाद उसी वक्त तय हो चुका था, यानी आइंदा आने वाले इंतखाबात में भी ये इत्तेहाद किया जाएगा। ये मामला आज से कोई 16-17 माह पहले उसी वक्त तय पा चुका था। अब आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन, वो भी आज मंजर आम पर आए। उन्होंने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इसलिए हटाया था कि मुल्क की बेहतरी होगी, मुल्क में माशी इस्तेहकाम आएगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि मेरे दोस्तों ने यानी मेरे इत्तेहादियों ने मेरी बातों को फिर उसके बाद अहमियत नहीं दी और मेरी बातों को नहीं माना गया और मुल्क की मईशत संभल नहीं सकी। तो इसका मतलब कि PDM हुकूमत के खिलाफ एक और चार्जशीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पेश कर रही है। और चूंकि नून लीग उसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जमात थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शायद आने वाले दिनों में बयानिया ये होगा कि PDM की हुकूमत नाकाम हो गई और उस नाकामी का पूरा मलबा, पूरी जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर और मियां शहबाज शरीफ पर डालने की पीपल्स पार्टी की जानिब से कोशिश की जाएगी। अब आगे कौन कौन से इत्तेहाद बन सकते हैं, ये जो इत्तेहाद बना है ये कितना कारगर साबित है, क्या ये टफ टाइम देने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब हो सकेगा। और इस इत्तेहाद की इन दोनों जमातों की एक तारीख भी है। कराची में जब ऑपरेशन हुआ जिसका पूरा क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लेती है, तो उनके दौरे हुकूमत में ये ऑपरेशन हुआ और उस वक्त MQM के तमाम रहनुमा उस MQM में मौजूद थे, जो कि जाहिर है कि अब तकसीम होकर MQM लंदन और MQM पाकिस्तान की सूरत में अलग अलग मौजूद है। तो अब देखते हैं कि आगे मजीद क्या तब्दीलियाँ सियासी मंजरनामे में होती हैं और इलेक्शन तक जाते जाते ये इत्तेहाद कायम रहते हैं, टूट जाते हैं या मजीद मजबूत होते हैं, मजीद सियासी जमातें इनमें शामिल होती हैं। मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते हैं। अली गौर बलोच साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब भी मौजूद हैं। राना मुबशिर साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज एहसान अहमद साहब सीनियर माहिर कानून हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। निसार खोड़ो साहब, ये जो आज इत्तेहाद बना है और बाकायदा तौर पर यह ऐलान हुआ है कि मिलकर इलेक्शन लड़ा जाएगा MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, तो ये अब सिंध में खुसूसन कराची में कितना बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए? चूंकि ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नवाज अगर अलहदा हैसियत में इलेक्शन लड़ती तो शायद उसकी इतनी एग्जिस्टेंस यहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन अब MQM एक फ़ाल जमात है कराची की और सिंध के अर्बन शहरों की। तो अब क्या सूरत हाल आप आगे आने वाले दिनों में कितना बड़ा चैलेंज महसूस कर रहे हैं आप? मैं खबर हूँ कि आज कोई इत्तेहाद बना है। हेलो, अच्छा खोड़ो साहब, थोड़ा सा आपकी ऑडियो का इशू आ रहा है, आपको रिकनेक्ट करते हैं और ताकि आपकी आवाज़ ज़रा क्लियर आ सके। उस वक्त तक मैं ज़रा अली गौर बलोच साहब की तरफ जाता हूँ। अली गौर साहब, एक तल्ख माजी रहा है आप दोनों सियासी जमातों का, बहरहाल फिर PDM की हुकूमत में आप लोग इत्तेहादी रहे, तो ये मामला उसी वक्त तय हो गए थे? अभी भी किस तरह से इतनी राजदारी के साथ फिर इनको लेकर चला गया? चूंकि आज बड़ा वाज़ेह साद रफ़ीक साहब ने, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये तो 16-18 माह पहले ये इत्तेहाद हो चुका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल जो सीनियर लीडरशिप की तरफ से आज बयान दिया गया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। MQM जो है कराची, जाहिर है कि उसके साथ जब हुकूमती इत्तेहाद बना था तो उसमें भी वो शामिल थे। और अरबाब साहब, आपके इल्म में है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने 2018 का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और उसमें वोडा साहब मुकाबले में थे और वो भी इलेक्शन जो था वो शहबाज शरीफ साहब जीते हुए थे कराची से, हालांकि उस वक्त हम इत्तेहाद में शामिल नहीं थे। तो आपके इल्म में है कि वो फिर जाहिर है कि कुछ सीट्स जो थी वो उस वक्त तहरीक इंसाफ की जो है वो पॉकेट में डाली गई थी और उस चीज़ की तो मुतरिफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। तो उस वक्त MQM की सीट्स भी कम की गई,
एक्चुअली सिंध में और बिलखसूस कराची में PMLN का बिल्कुल वोट है। अगर साबका अदवार में हमारी पार्टी की तरफ से ये एक हकीकत है कि उस तरह से सिंध पर और कराची पर तवज्जो नहीं दी गई और हम उस वोट बैंक को जो कि PMLN का है उसको उस तरह से हम कैश नहीं कर पाए जिस तरह से कि वो लोग हम पर एतमाद करते हैं। कई दफ़ा मैं भी PDM के जब जलसे होते रहे और दीगर मतलब है कि इवेंट्स के ऊपर हमारी सीनियर लीडरशिप के साथ मैं भी कराची जाता रहा हूँ, तो वहाँ पर कराची के और सिंध के लोग हमसे तकादा करते थे कि अंदरून सिंध में भी और कराची में भी PMLN का वोट बैंक है, लेकिन जाहिर है कि उसको उस तरह से पार्टी की तरफ से फोकस नहीं किया गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज साहबा हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कराची के विजिट किए वक्तन फ़क्तन, शहबाज शरीफ साहब भी गए और कायदे मोहतरम के विजन के मुताबिक अब सिंध को और कराची को हमने फोकस किया है। MQM के साथ हमारा जो इत्तेहाद है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी पार्टी के साथ भी इत्तेहाद कर सकती है, ये बड़ी खुशाइन बात है। इससे MQM और जब PMLN मिलकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे तो कराची और कराची से हट के भी जो है इंशाअल्लाह ताला PMLN 20 सीट्स लेगी, दायरे MQM भी लेगी। अली गौर साहब, आप ये कह रहे हैं कि सिंध के शहरी इलाकों में भी आपका वोट बैंक है, अंदरूनी सिंध भी आपका वोट बैंक है, लेकिन वो वोट बैंक शायद इतना तगड़ा नहीं है कि फिर आप एक इनफरादी हैसियत में सिर्फ मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से फिर आप पीपल्स पार्टी को चैलेंज कर सकें, इसलिए आपको MQM की जरूरत पड़ी है। देखिए, कराची की हद तक MQM एक वो हकीकत है, सियासी हकीकत है जिसको कि हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि अगर दोनों पॉलिटिकल पार्टी जाहिर है जब सीट एडजस्टमेंट करेंगी तो कुछ सीट से MQM को कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुछ जगह से PMLN को। तो जब हम अपने मिला के कैंडिडेट इकट्ठे कॉन्टेस्ट के लिए उतारेंगे तो जाहिर है कि वो एक फिर अच्छा वोट बैंक मिलेगा और उससे सीट्स जो है वो कामयाब होंगी। तो ये दोनों पार्टीज के लिए खुशाइन है। और उससे हट के भी देखें, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या दीगर पॉलिटिकल पार्टी, जिस तरह से आपने देखा कि 1.25 साल का तकरीबन सियासी हुकूमती इत्तेहाद भी रहा, उससे पहले MQM तो नहीं थी, खैर अपोजिशन में जो थी पीपल्स पार्टी और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज थी। ये हम तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले। ठीक है, अब ये आप लोगों का ये जो इत्तेहाद है, अब ये पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है? वाकई पीपल्स पार्टी इसको संजीदगी के साथ ले रही है, नहीं ले रही? खोड़ो साहब की तरफ जरा चलते हैं। खोड़ो साहब, ये अब ये इत्तेहाद तो बन गया है, कम से कम ये कराची और जो सिंध के शहरी इलाके हैं उसकी हद तक तो ये पीपल्स पार्टी को क्या वाकई कोई नुकसान पहुंचा सकता है, कोई चैलेंज दे सकता है? देखिए सर, ये पॉलिटिकल इत्तेहाद इलेक्शन अलायंस के तौर पर बना है या सिर्फ इत्तेहाद हुआ है, डिपेंड तो करता है कि इलेक्शन अलायंस बनाया है इन्होंने या क्या किया है। रही बात के इत्तेहाद के वजह से बनते रहते हैं, हम भी कभी भी MQM के साथ इकट्ठे होकर इलेक्शन नहीं लड़े, हम हमेशा एक दूसरे का मुकाबला करते हैं और जो तो नतीजा आता है फिर वो आगे उस पर बात बढ़ती है। अब मैं क्यों कहूँ कि मियां साहब की पार्टी ने एक सहारा ढूंढा या MQM ने एक सहारा ढूंढा कि दोनों मिलकर पार्टी लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, शहरी इलाकों में हो या देहात में हो। इत्तेहाद बनाना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, वो बना सकता है, किसी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन क्या वो पेश करेंगे, क्या सूरत पेश करेंगे, वो और चीज है। हम हर चीज को नजर पे रखे हुए हैं, हम अपने बलबूते पर अवाम के भरोसे पर उनके सामने जाते रहेंगे, गए हैं और आइंदा भी जाते रहेंगे। और हमें एतबार है, हमें भरोसा है अवाम पर कि वो हमारी बात को सुनेंगे और हम मुकाबला कर सकेंगे। तो खोड़ा साहब, अकेले ही जाएंगे इलेक्शन में या फिर इत्तेहाद के जवाब में कोई इत्तेहाद बनेगा, PTI की तरफ कुछ हाथ बढ़ाएंगे, कोई राब्ते वगैरह हो रहे हैं PTI से? सर, मैंने कहा कि हमने अभी अपने ही प्लेटफॉर्म से बढ़ने का सोचा है। मैंने कभी किसी के साथ इत्तेहाद की बात नहीं की, क्योंकि पार्टी का मौक़िफ़ अपने तौर पर इलेक्शन लड़ने का है, किसी के साथ इत्तेहाद में बैठकर नहीं। वो जब फैसला होगा ऊपर के लेवल तक, वो भी कोई स्टेज आई नहीं ऐसी। अच्छा,
और ये पंजाब में भी अकेले ही जाएंगे फिर, चूंकि जाहिर है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन थोड़ी सी दूसरी जमातों के मुकाबले में जरा कमजोर लगती है, तो वहां पर कोई इत्तेहाद वगैरह बनाने का सोच रहे हैं, वहां भी तन्हा ही जाना है? मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ सर कि हमने अभी अपने ही प्लेटफॉर्म से लड़ने वाला फैसला बरकरार रखा हुआ है और कोई ऐसी बात इत्तेहाद की किसी के साथ ऐसी बात नहीं सोची। ठीक है, तो राना बशीर साहब, ये जो आज इत्तेहाद बना है, अब ये ज़ाहिर इंतखाबी इत्तेहाद है, मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला हुआ है, ये इस पर आपको कोई हैरत हुई है या ये एक्सपेक्टेड था कि हाँ अगर सिंध में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना है तो वो किसी एक जमात के लिए मुश्किल है? माजी में तहरीक इंसाफ भी करके देख चुकी है लेकिन नहीं कर सकी, MQM अंदरूनी सिंध नहीं कर पाती, तो ये दो सियासी जमातें मिलकर कुछ डेंट पहुँचा सकती हैं, आपको लग रहा है आने वाले इंतखाबात में? देखिए, एक चीज़ ज़रा जहन में ज़रूर रखें कि पीपल्स पार्टी जो है उससे क्या अगर लोग नाराज भी हों, खुश ना भी हों, तो पीपल्स पार्टी के अंदर इसने अपने जो है पंजे जो हैं ऐसे गाड़े हुए हैं, चाहे वो इंटीरियर सिंध हो और किसी हद तक चाहे कराची हो, उनकी से है एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी इनरोड्स हैं। कोई भी डिपार्टमेंट आप देख लें वहां पे पीपल्स पार्टी के लोग हैं। और अभी आप रिसेंटली भी देख लें कि अभी जो यहाँ पे लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए उसको देख ले, उससे पहले इलेक्शंस देख ले, पीपल्स पार्टी जो है वो मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, अगर लोग नाराज भी हो पीपल्स पार्टी से तब भी पीपल्स पार्टी जो है वहां से सीटें निकाल लेती है और उसके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होता। जहां तक बात है जनाब MQM की, तो देखें MQM एक जमाना था, आपको भी याद होगा कि जब कोई इलेक्शन जीतता था और वो पार्टी हुकूमत बनाने जाती थी तो फिर वो 9-0 का विजिट करते थे और MQM को साथ मिलाते थे। वो सिनेरियो तो अब चेंज हो गया, वो सिचुएशन तो अब चेंज होगी, लेकिन MQM जो है उसके इत्तेहाद से, नून लीग के इत्तेहाद से मेरे ख्याल में कुछ 19-20 का फर्क तो जरूर पड़ जाएगा, लेकिन 10-20 का फर्क नहीं पड़ेगा। और वो इतना को टफ टाइम अगर कहा जाए कि पीपल्स पार्टी को दे दे तो मेरा नहीं ख्याल, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि जनाब यहाँ से शहबाज शरीफ साहब ने भी सीट निकाली थी, हो सकता है कल मरियम बीबी यहाँ से इलेक्शन लड़े कराची से, वो भी सीट निकाल ले, लेकिन जहां तक PTI का ताल्लुक है, PTI देखे 8.5 लाख वोट लेकर आए थे कराची से, और 8.5 लाख वोट कोई छोटा वोट नहीं था, बहुत नंबर थे, बहुत ज्यादा नंबर्स थे। आज भी वोटर सपोर्टर PTI का जरूर है, बट देन अगेन वो लीडरशिप कहाँ है? जो लीडरशिप 8.5 लाख वोट लेके पिछले इलेक्शंस में आई थी, क्या उन्होंने कराची के लिए डिलीवर किया? नहीं किया। इसी तरह अगर MQM को देखें हम, तो MQM जो है 16 माह तो साथ रही, हुकूमत के अंदर रही, जिसकी जरदारी साहब आज बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है या उनके शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम नहीं बनने देंगे, या उनके इत्तेहादी जो है उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस हाइक हो गई, यहाँ पे एक सिचुएशन बन गई। बट देन अगेन द पॉइंट इज कि इत्तेहादी तो MQM था, पीपल्स पार्टी भी थी, सब लोग इत्तेहादी थे ना। अब इलेक्शन से पहले जो नारे होते हैं या जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, उस पे आप मनोमन यकीन नहीं कर सकते। आप उसको कहें कि 100% स्टेटमेंट्स है और ये बाद में इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी होंगी और इसी पे लोग कायम रहेंगे या पार्टीज कायम रहेंगी, तो इट डजंट वर्क दैट वे। और होता ये है कि बाद जब इलेक्शन जीतेंगे जिसकी नंबर ज्यादा होंगे, ये मंशूर और अमल में जो फर्क होता है, ये इस पर तो हमें अपने सेकंड सेगमेंट में बड़ी डिटेल से बात करनी है, लेकिन ये इस इत्तेहाद में अभी किसका फायदा और किसका नुकसान हुआ? MQM तो कराची की एक फाल जमात है, 2013 में इनकी 20 में से 17 सीटें थीं, फिर ज़ाहिर 18 में सूरत-ए-हाल यकसर तब्दील हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओवरटेक किया। तो ये अब MQM को एग्जिस्टेंस के लिए कराची में या सिंध में तो मुस्लिम लीग नून की ज़रूरत नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून को एग्जिस्टेंस के लिए यहाँ पर ज़रूरत है। तो ये किसके फेवर में सूरत हाल जाती हुई नजर आ रही है? वजह क्या थी इस इत्तेहाद की? देखें, वजह ये है कि जो वोट जो अभी भी जो साइलेंट वोटर है MQM का, साइलेंट वोटर जो अपने आप को बाहर नहीं निकाल रहा, और पिछले जो इलेक्शंस हुए उसमें भी शायद किसी हद तक उसने बाहर नहीं निकाला अपने आप को, लेकिन जो साइलेंट वोटर है, साइलेंट सपोर्टर है MQM का, वो आज भी लंदन की तरफ देखता है। ठीक है, लंदन के अंदर जो लीडरशिप बैठी है उसने बहुत सी चीजें ऐसी की, बहुत से ऐसी उसने
इकदामात उठाए, बहुत से ऐसी स्टेटमेंट्स दे दी जो कि काबिल कबूल नहीं है किसी भी तरह, लेकिन आज भी वो उस तरफ देखता है क्योंकि अभी जो लोग बैठे हुए हैं उनको चांस दिया गया, लेकिन एज सच वो शायद वो उस मेयार तक नहीं उतर सके, मेयार पे नहीं उतर सके, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो जो लीडरशिप लंदन में बैठी है उसके जमाने में यहाँ पे बहुत कुछ हुआ, कराची के अंदर बहुत कुछ हुआ और इतना कुछ हुआ कि उसकी एक लंबी फहरिस्त है। बट देन अगेन आज भी वो जो वोटर पीछे बैठ गया है, घर बैठ गया। और राना साहब इसी मुस्लिम लीग नवाज के दौर में ऑपरेशन हुआ उस जमात के खिलाफ, वो जिस जमात का आप जिक्र कर रहे हैं, और क्रेडिट लेती है नून लीग उस ऑपरेशन का, और आज वही लोग जो उस वक्त उस जमात में शामिल थे और वो इत्तेहाद करके बैठे हुए हैं, आप देखें। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। वो लोग जो है वो भी आज जो देखे ना, इसको एज सच मैं वही कहा ना कि 19-20 का फर्क जरूर डाल सकते हैं ये इत्तेहाद पीपल्स पार्टी पे, लेकिन 10-20 का फर्क नहीं डाल सकता, 10-20 का फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को फायदा होगा, लेकिन वो 19-20 का फायदा जरूर होगा, चाहे MQM हो चाहे मुस्लिम लीग नून हो, लेकिन 10-20 का फर्क नहीं पड़ सकता। पीपल्स पार्टी वहां पे है, पीपल्स पार्टी के वहां पे इनरोड्स हैं, पीपल्स पार्टी डिस्पाइट द फैक्ट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि लोग उनसे नाराज हो, कि उनसे शिकायतें करें या उनको कहें जनाब पीपल्स पार्टी वालों को कि पीपल्स पार्टी ने डिलीवर नहीं किया, या जो भी कहें, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे पीपल्स पार्टी जो है वो अपने सीटें ज्यादातर निकाल जाएगी। लेकिन अगर ये ठीक है, अब ये 19-20 का जो फर्क है ये इसको 10-20 तक कैसे लेकर जाया जा सकता है, इस पर जरा अली गौर बलोच साहब से भी उनकी राय लेते हैं। लेकिन हाफिज एहसान साहब, आज ये MQM पाकिस्तान ने ऑफर की कि मुस्लिम लीग नवाज को कि मरियम नवाज इलेक्शन लड़ें कराची से। अब जरा कानूनी तौर पर क्या रुकावटें, क्या चैलेंजेस हैं मियां नवाज शरीफ के लिए, मरियम नवाज साहिबा के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो जरा इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। या इन 90 दिनों में तमाम चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, तमाम रुकावटें, जो नाअहली वाला मामला है वो निमट चुका होगा इलेक्शन से पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरहबा भाई, आपका बहुत शुक्रिया। ये सारा जो है डिपेंड करेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के ऊपर कि ये जो 2 केसेस हैं जिसके अंदर एक अल अज़ीज़िया है और एक एवनफील्ड है, उसको कब फिक्स करते हैं। चूँकि इस वक्त जो लीगल या कानूनी पोजीशन इस वक्त ये है या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है कि एक की सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो एवनफील्ड की है वो मियाँ साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की है, और अल अज़ीज़िया की जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है वो पंजाब हुकूमत ने की है अंडर सेक्शन 403C RPC के। अगर दोनों सस्पेंशंस को आप कंसीडर कर लें तो उसके बाद ये है कि क्या ऐसा शख्स जो है जो सस्पेंशन जिसकी सेंटेंसेस हों वो पाकिस्तान के इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा ले सकता है या नहीं ले सकता। तो उसका जवाब ये है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो आपको एक बेल तो फराहम करती है कि आप जेल से बाहर आ जाएं, लेकिन जितनी देर तक आपकी एक्विटल नहीं आएगी उतनी देर तक आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर या इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। अब प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर ये है कि इलेक्शन शेड्यूल जो है उसने तकरीबन अनाउंस होना है आपका 5 दिसंबर की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रपोज डेट दी है कि हम फाइनल नोटिफिकेशन जो है जो डीलिमिटेशन का वो 5 दिसंबर को करेंगे और उसके बाद जो है हम इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस करेंगे। आज हम हैं 7 नवंबर के अंदर और इसका मतलब ये है कि 30 डेज़ हैं। अब 30 डेज़ के अंदर जो है अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ख़ुद इन केसेस को फिक्स नहीं करती तो फिर इनके पास एक ही ऑप्शन ये रह जाएगा कि वो अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन जो है वहाँ पे दें और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखेगी कि क्या मैंने इसे सुनना है या नहीं सुनना है। एक ये एस्पेक्ट है। दूसरा उसका एस्पेक्ट ये है वो आपका 62(1)(f है जिसके अंदर मियाँ साहब का जो है वो डिसक्वालिफिकेशन की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पनामा की जजमेंट के अंदर। और उसके बाद जो 2018 के अंदर एक जजमेंट आई थी उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितनी देर तक डिक्लेरेशन जो है उस शख्स के खिलाफ मौजूद है उतनी देर तक वो डिसक्वालीफाई 62(1)(f के अंदर कंसीडर किया जाएगा। अब ये है कि मियाँ साहब के खिलाफ जो डिक्लेरेशन था वो सुप्रीम कोर्ट का था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऊपर अब कोई अदालत भी नहीं है चूँकि मियाँ साहब का रिव्यू भी वहाँ पर डिसमिस हो चुका है। तो वो जो एक अमेंडमेंट की है PDM के दौर के अंदर सेक्शन 232 इलेक्शन एक्ट के अंदर अगर मियाँ साहब पहला ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं एक्विटल का इन दोनों केसेस के अंदर तो फिर वो एलिजिबल होंगे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के अंदर। और डेफिनेटली वहाँ पे
पे एक ऑब्जेक्शन ये आएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के परमानेंट डिस्क्वालीफाई इनकी लाइफ टाइम के अंदर, तो उस वक्त अगर उनके पेपर एक और वजाहत कीजिएगा, ये जो 5 दिसंबर को अब ये इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होना है, तो ये 5 दिसंबर से पहले इस प्रोसेस को मुकम्मल होना होगा। अगर ये 5 या 6 दिसंबर तक नहीं हुआ तो उसका मतलब फिर इलेक्शन से मियां नवाज शरीफ आउट होंगे, या फिर भी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होगी? अगर देखें इलेक्शन शेड्यूल का जब अनाउंस होता है तो उसके अंदर आपके पास 3 से 5 दिन होते हैं कि आप अपने नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो सबमिट करवाते हैं। अगर ये 5 को ये इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि 10 दिसंबर तक जो है वो टाइम होगा। अगर 10 दिसंबर से पहले मियां साहब इन दोनों केसेस के अंदर एक्विट नहीं होते तो उस सूरत के अंदर मियां साहब जो हैं पाकिस्तान का जो अगला इलेक्शन आ रहा है जो 2024 का 8 फरवरी का, उसके अंदर पेपर नहीं जमा करवा सकेंगे लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर उनकी एक्विटल हो भी जाती है और उसके बाद अगर वो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते हैं तो बात फिर वहाँ पे उठेगी कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है, जो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर अमेंडमेंट आई है 232 के अंदर, उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा। चूंकि इफेक्ट तो उसे रिट्रोस्पेक्टिव दिया गया है, लेकिन 30 से 35 दिन है इस वक्त मियां नवाज शरीफ के पास, 30 से 35 दिन है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इलेक्शन एक्ट के अंदर नलिफाई नहीं किया जा सकता और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएगा कि वो डिसाइड करेंगे कि क्या मियां साहब की 62(1)(f) की नहली जो है वो लाइफ टाइम है या उसको 5 साल जो सेक्शन 232 के नीचे है। ठीक है, हाफिज साहब पॉइंट आपका आ गया। अब ये अली गौर बलोच साहब, ये सिर्फ 35 दिन है मियां नवाज शरीफ साहब के पास, आप लोग इत्तेहाद बना रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन जीतने की और वहां पर उनको डेंट डालने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मियां साहब की लीगल टीम इन तमाम मामलात से बाखबर है कि ये 35 दिन तक अगर ये प्रोसेस नहीं मुकम्मल हुआ तो फिर तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं कर सकते मियां साहब। देखिए बात यह है कि मियां साहब बिल्कुल पेपर फाइल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी है कि ताहयात जो नहली है वो जो फैसले हुए थे, देखे ना, जो जिसमें साकिब निसार जैसे लोग जिन्होंने जिस तरह से JIT व्हाट्सएप पर बनी, जिस जज साहब ने मियां साहब को सजा सुनाई थी उसकी जिस तरह से वीडियोस और ऑडियो सामने आई, तो वो तो किसी ढके छुपी हुई बात नहीं है कि वो कोई कानूनी और आईनी सजाएं नहीं थी। और वो पनामा के एक बंदे को मतलब है कि सजा सुनाई की बात अकामा से शुरू की और वो पनामा से और सजा अकामा के ऊपर सुनाई गई, वो बातें किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद तमाम जो कानूनी तरीकाकार है वो वकला की मशावरत के साथ, अपने लॉयर्स की मशावरत के साथ हमने हमेशा कानून और आइन के आगे सरेंडर किया है। और अब भी मियां साहब आए हैं तो अदालत का रास्ता और कानून का रास्ता अख्तियार किया है। जब उनकी अहलिया जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी तब भी उन्होंने वापस आकर अपनी बेटी के साथ जो था उन झूठे मुकदमात में जिनके फैसले हम इखलाकी तौर पर तस्लीम नहीं करते लेकिन कानूनी तौर पर सिर्फ कानून और आइन की सरबुलंदी के लिए हमने तस्लीम किए और उस प्रोसेस से आज भी गुजर रहे हैं। तो ये देखे ना, ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, लेकिन आपको याद है 2018 का इलेक्शन था, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से मेन मौजूद। 2000 जब मुशर्रफ के टाइम में इलेक्शन करवाया गया, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में। ठीक है, तो आप लोगों का मौक़िफ़ है कि ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब को भी और नून लीग को भी लेवल प्लेइंग फील्ड माजी में नहीं मिली। अब थोड़ा सा आप लोगों की ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मुतालबा है और एतराज़। जी अली गौर साहब, मैं आता हूँ ज़रा वापस ब्रेक से पहले। मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा खोड़ो साहब का भी इस पर थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। तो खोड़ो साहब, ये लेवल प्लेइंग फील्ड अब आप लोगों को मिलती हुई नज़र आ रही है, चूंकि अभी आज की तारीख तक तो आप लोग का ये एतराज़ अपनी जगह पर मौजूद है। अब मुस्तकबिल में इसी एतराज़ के साथ अपनी इलेक्शन कैंपेन करेंगे? खोड़ो साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी बोले हुकुम। जी खोड़ो साहब, ये बताएं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जो आपका मुतालबा है और आपका एतराज़ है, ये कुछ दूर होता हुआ आपको नज़र आ रहा है या अब आपका जो बयानिया है इस वक्त, जो आगे इलेक्शन कैंपेन है, वो इसी नारे पर करनी है आपको? देखिए भाई, लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें तो सारे लोग कह रहे हैं, PMN भी कह रही है, PTI भी कह रही है, हम भी कहते रहे थे। हमारा मुतालबा इलेक्शन का है। हम चाहते हैं अवाम को हुकूमत मिले, अवाम इस मुल्क के फिर से मालिक बने। हमने जमहूरियत कायम कराने की हमेशा जदोजहद की है
हम आइन की बारातरी के लिए हम मशगूल रहे हैं, मसरूफ रहे हैं। पाकिस्तान को पार्लिमानी जमहूरियत के ही थ्रू सारे हल हो सकते हैं। हम पाकिस्तान के लिए विजन रखते हैं, हम पाकिस्तान के अवाम दोस्त कहलाते हैं। इस तरह से हम इलेक्शन लड़ेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड ठीक है तो दूसरों को भी दिखाई दे रही है कि भाई किसी जमात को क्यों ज्यादा कवरेज मिल रही है। कवरेज तो सबका हक होता है। ठीक है, अब किसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है, किसके पास? एक ब्रेक के बाद जरा ये सवाल राना मुबशिर साहब के सामने रखते हैं कि क्या वाकई सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और फिर जो मंशूर होते हैं सियासी जमातों के उसमें और फिर हुकूमत में आने के बाद उनके अमल में क्यों इतना बड़ा फर्क सामने आ जाता है? एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन हर सियासी जमात का इस वक्त एक शिकवा है, एक ही शिकायत है कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड या तो इस वक्त नहीं मिल रही या माजी में नहीं मिली। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तकरीबन हर रोज़ ही अपना ये एतराज़ सबके सामने रखती हैं, और इस बात को हर प्रेस कॉन्फ्रेंस या TV टॉक शो में किया जाता है कि वो इस वक्त उन्हें एतराज़ है कि मुस्लिम लीग नून को फैसिलिटेट किया जा रहा है और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही है। तो राना मुबशिर साहब, ये इस वक्त आपकी नज़र में आपका तज्जिया क्या कहता है? किस सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त मिल रही है, किसको नहीं मिल रही, और अगर किसी को नहीं मिल रही तो उसके लिए फिर आगे किस तरह के इकदाम इलेक्शन कमीशन को उठाने चाहिए? देखिए, जहां तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून का एक मौकफ रहा है, हमेशा से रहा है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उनके साथ केसेस गलत बनाए गए, उनको पिछले इलेक्शंस में भी उनको टफ टाइम दिया गया और उसमें भी उनको बिल्कुल आउट रखा गया, बिल्कुल बाहर रखा गया, और उनको एज सच वो खुली छुट्टी नहीं दी गई जो उनको वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे या वो डिजर्व करते थे, वो उनको वो नहीं मिला। सो वो इस बार जो है वो ये चाहते ही है कि जो उस वक्त हमारे साथ ज्यादती हुई थी पिछली इलेक्शंस में, वो इस बार हमें उसकी कमी जो है वो खत्म की जाए, पूरी की जाए। नंबर 2, पीपल्स पार्टी का मसला ये है, पीपल्स पार्टी वालों ने जो विश लिस्ट दी थी कि उनके मिनिस्टर्स जो है केयर टेकर सेटअप में जो मिनिस्ट्रियां 16 माह तक उनके पास रही हैं, उन मिनिस्ट्रीज में उनके बंदे लगाए जाए जो कि अब केयर टेकर सेटअप चल रहा है, लेकिन वो उनकी ख्वाहिश एज सच वो पूरी नहीं हुई। सेकेंडली, पीपल्स पार्टी की एक और ख्वाहिश थी कि जनाब कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनको लगाया जाए, लेकिन मनोमन वो ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई। किसी हद तक वो पूरी हुई, लेकिन ज्यादातर वो भी पूरी नहीं हुई। और उसके साथ साथ एक नैब की तलवार भी लटका दी गई पीपल्स पार्टी के ऊपर। सो वो उनके लिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जिसका वो जिक्र करते हैं। मैं उसको ऐसे डिफाइन करता हूं, मुझे ये समझ आती है उनकी। बाकी रह गया मसला GDI का, जमाते JUIF का। ये जमाते इत्तेहाद बना ले, MQM इत्तेहाद बना ले, नून लीग इत्तेहाद बना ले। मैं फिर वही बात करूंगा, बेसिकली जो टफ टाइम जरूर मिलेगा इनको, पीपल्स पार्टी वालों को टफ टाइम इस बार जरूर मिलेगा, लेकिन आई पर्सनली थिंक इनके पास इतना लेवरेज है कि दे आर गोइंग टू मेक इट। और अगर वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन भी आती है तो पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत नहीं बनती तो उनको ये किया जरूर जा सकता है कि उनके अगेंस्ट अगर पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत बन भी जाती है तो उनके अगेंस्ट जो ऑपोजिशन होगी वो इतनी स्ट्रांग हो, इतनी टफ हो कि उनकी हर चीज पे, उनके हर काम पे नजर रखे। वो ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी के हर काम पे नजर रखी जाए और वो कोई काम ऐसा ना। लेकिन साहब, ये लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का जो एतराज है, ये आपको लगता है कि फिर ये वाला मामला आगे चलकर संजीदा भी हो सकता है? चूंकि जब इलेक्शन के करीब हम पहुंच जाएंगे और अगर ये इनका मुतालबा रहा तो फिर ये इलेक्शन नताइज मानने से भी इनकारी हो सकते हैं कि जी हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिली, आप देखें हमारे साथ धांधली हुई है, दूसरी जमातों को इस तरह जिताया गया। तो ये गैर जानिबदार साफ शफाफ इलेक्शन कराना फिर कितना बड़ा इस सूरत हाल में चैलेंज होगा इलेक्शन कमीशन के लिए? देखिए, एक बात जरूर जहन में रखें कि जब भी इलेक्शंस हुए हैं, जैसे भी इलेक्शंस हुए हैं, जो भी पार्टी हारी है, जो भी लोग हारे हैं, उन्होंने कभी भी उनके जो नताइज है उनको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। बट एट द वेरी सेम टाइम वो जाके बैठे भी हैं हुकूमतों में, उनके लोग बैठे भी हैं, जो जीत गए हैं वो जाके बैठे भी हैं, लेकिन जो लोग हारे हैं उन्होंने कभी इलेक्शंस के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरी नॉलेज में नहीं, अगर किसी की नॉलेज में है तो प्लीज मुझे एजुकेट करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आज तक किसी ने जो हारा हो बंदा उसने इलेक्शंस के रिजल्ट को तस्लीम किया हो। नहीं होता ऐसे, और हो भी नहीं सकता मेरे ख्याल में,
क्योंकि ये देखें यहाँ पे होता ही है कि अगर जो प्ली लेके जाता है, जो हारा होता है इलेक्शन कमीशन में, जो प्ली लेके जाता है, जिसके अगेंस्ट लेके जाता है, जो जीता होता है, चाहे उसके 1000 वोट का, 500 का, 100 वोट का फर्क हो, वो अपने 5 साल असेंबली में पूरा कर लेता है। लेकिन जो हारा होता है वो बेचारा 5 साल तक उसको रिलीफ नहीं मिलता, उसको कुछ भी वहां से ऐसा कोई उसको खैर की तवक्को नहीं रखी जा सकती उसके लिए, क्योंकि अगला बंदा जो होता है वो अपना टेन्योर पूरा कर जाता है। जो बेचारा हारा होता है, जो प्ली लेके इलेक्शन कमीशन जाता है या कहीं भी जाता है, वो बेचारा वहीं पे बैठा रहता है 5 साल, वो जनाब तारीखें ही भुगतता रहता है, उसके फैसला ही नहीं होता। लेकिन एक चीज मैं इस तो ये हाफिज साहब ये जी राना साहब एक सेंटेंस कहना चाहूंगा। इस एज वी टॉक इलेक्शन कमीशन की ये हालत है कि इलेक्शन कमीशन, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर हो, उनकी इस वक्त जो परफॉर्मेंस है, ये पूरा इलेक्शन कमीशन का जो स्टाफ है जो कि बड़ा महदूद है, वो उसकी जो इस वक्त की परफॉर्मेंस है, बाद में क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन एज ऑफ नाउ उनकी परफॉर्मेंस ये है कि रात को 3-3, 4-4 बजे तक बैठ के वो लोग काम कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो सुरखरू हो जाए इलेक्शंस में। सही। तो हाफिज साहब ये माजी में भी हमने देखा है कि रिवायत रही है, हारने वाला धांधली का शोर मचाता है, फिर मामला अदालत तक जाता है और फिर अदालतों में तो फिर सालों के हिसाब से वो तारीखें चलती रहती हैं। तो जहां इलेक्शन कमीशन के निज़ाम में पूरे एक सिस्टम में जहां इस्लाहात की ज़रूरत है, वहां अदालती निज़ाम में भी कहीं ना कहीं कोई सुखम मौजूद हैं और उनको भी दूर करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। कम से कम ये इलेक्शन वाली जो समातें हैं ये तो जल्दी हों और इनके तो नताइज सामने आए जल्द से जल्द। देखिए बाबा, इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि आपकी इंडिविजुअल्स जो हैं वो इलेक्शन पटिशन्स जो हैं वो आप करते हैं और वो आपका राइट है कि अगर आप ये समझते हैं कि करप्ट प्रैक्टिस हुई है या अगला जो आपका कैंडिडेट जो जीता है उसने कोई ऐसी चीज़ जो है कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स किया है या उसने कोई ऐसी चीज़ छुपाई है कि जो उसके एसेट्स के अंदर आनी चाहिए थी, ये वो टेक्निकलिटीज़ हैं जो करप्ट प्रैक्टिसेस के अलावा हैं और ये चलना चाहिए और होना चाहिए और लॉ के अंदर इसकी गुंजाइश है, लेकिन इसके ऊपर फैसले जल्दी होने चाहिए। लेकिन जो दूसरा डेंजरस एस्पेक्ट इस सारी चीज़ का है कि एज ए नैरेटिव जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का बिल्ड करना और बिल्ड करके पूरे सिस्टम को चैलेंज करना जो है, इसने पाकिस्तान को पिछले 10 साल के अंदर बहुत नुकसान पहुंचाया है 2013 से ऑनवर्ड। अगर आप उस चीज़ को देखें कि इंडिविजुअल जो पटिशन्स है वो तो चलती रहती हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि आपकी जो पटिशन्स हैं वो बाद में फ़ैसला होती हैं और आपका टेन्योर जो है मुकम्मल कर दिया जाता है और ये पूरे पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चूँकि हमने जो इन पार्लियामेंटेरियंस की जिम्मेदारी है, जो असल चीज़ अभी भी आप ये देखें कि अवाम का जो रियल इशू है वो लेवल प्लेइंग फील्ड से आगे जा ही नहीं रहा। एक पार्टी दूसरे को कह रही है, दूसरा तीसरी को कह रहा है, तीसरा चौथे को कह रहा है। और भाई इसको आप 20-25% आप अपने नैरेटिव का हिस्सा बनाएं, लेकिन 75% आप उस पर भी तो जाए ना कि आपने इस मुल्क के अंदर डिलीवर किया क्या है और आप इस मुल्क के अंदर डिलीवर करना क्या चाहते हैं, ताकि अवाम को कुछ ना कुछ तो इस चीज़ का एहसास हो कि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे लीडर्स हैं वो हमारे बारे में सोचते भी हैं, वो हमारे बारे में बात भी करते हैं और उनका यह ख्याल ये है कि वो आगे आएंगे तो बेहतर आएंगे। अभी सारी जो जंग है वो चल रही है कि वो जो गवर्नमेंट का केक है उस केक के अंदर बाज़ चाहते हैं कि हमें हिस्सा मिले अपनी जिस्म के मुताबिक और बाज़ ये चाहते हैं कि नहीं, हमें हिस्सा वो मिलना चाहिए जो हमसे भी नहीं है लेकिन हमारी न्यूसेंस वैल्यू इतनी है कि हम उससे ज़्यादा शेयर करना चाहते हैं। और अगर इसी तरह इस इलेक्शन मोड के अंदर गए तो पाकिस्तान के लिए एक नया जो है वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिज़ास्टर है वो आएगा। दूसरा जो मैंने कहा कि जुडिशल रिफॉर्म्स की हद तक ये है कि इन पार्टीज़ को ये चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जस्टिस सेक्टर के अंदर चार्टर ऑफ जस्टिस करें, चार्टर ऑफ गवर्नेंस करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी का। हम सिर्फ ये वर्बल कहते हैं, आप इनसे पूछ लें ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप इन्हें कहें जी बताएं जी आपका मैनिफेस्टो क्या है, जो आपने पहले भी बात की थी, ये कहेंगे जी हम काम कर रहे हैं। भी आप ये बताएं कि आपके मैनिफेस्टो के अंदर जो पिछला था, जो आपने इलेक्शन लड़ा या आपने इलेक्शन जीता, आप पहले आम आदमी पाकिस्तान को ये बताएं कि जी इतने % हमने काम कर लिया है, ये हमारी चीज़ें ऐसी रह गई हैं, हम आएंगे दोबारा इस काम को कर लेंगे। अब इनको पता नहीं है इस चीज़ के अंदर कि 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है।
इन्हें नहीं पता कि 20 से 25 साल सिविल कोर्ट के अंदर बंदा धक्के खाता है। आपको पता हो कि पाकिस्तान के अंदर 80% लोग ऐसे हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई कॉग्निजेंस क्राइम कमिट होता है तो वो पुलिस के पास रिपोर्ट करने दर्ज नहीं करवाने जाते, कि इतना हमारा पुलिस का आउटडेटेड और करप्ट सिस्टम चल गया है। उसके बाद आप ये देख लें कि अगर आपको लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर कहीं जाना पड़ता है, म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर, आप हाल देख लें कि करप्शन किस लेवल तक है। हॉस्पिटल जाएं आपको दवाई नहीं मिलती, कचहरी के अंदर जाएं आपको इंसाफ नहीं मिलता, पुलिस आपको रेस्क्यू करने नहीं आती, और हम उस चीज़ के अंदर लगे हुए हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। हम कोई कहता है हमें 2018 वाली चाहिए। हाफिज साहब, ये आपके तमाम पॉइंट्स बड़े वैलिड हैं और जाहिर है कि ये सिस्टम की खराबियां इसलिए कि ये तमाम चीजें, ये तमाम मसाइल मंशूर का तो एक वे फॉरवर्ड है कि इन सारी एक वे फॉरवर्ड है कि इन सारी पार्टीज को इसके साथ साथ एक अपने डायलॉग के अंदर जाना चाहिए, और उस डायलॉग के अंदर पाकिस्तान के इश्यूज, रेजोल्यूशंस, एनर्जी, डैम्स, उसके बाद ये आपका आ गया एजुकेशन आ गई, फिर आपका सोशल नेट, ओवरसीज पाकिस्तान, ये सारों का फोकस करके प्राइमरीली एग्रीमेंट करें, फिर इलेक्शन के अंदर जाएं और ये कहें कि जो जीतेगा हम सारे उसको जो है वो अपोज उस लेवल पे नहीं करेंगे जो हम 2013 से लेकर 23 तक इस मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल तमाशा लगा रहा है, और जो हारेगा वो अगले की बारी जो है वो वेट करे। और उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी असेंबलीज के टेन्योर को ये कम करें। अगर टेन्योर कम नहीं करेंगे तो इस मुल्क के अंदर एक आप देखेगा एक और पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो जन्म लेगा, जो अल्टीमेटली पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ेगा। ठीक है। अब ये जो तमाम अहम पॉइंट्स हैं आपके, ये सियासी जमातों के मंशूर में तो शामिल होते हैं, लेकिन अली गौर बलूच साहब, ये इसका रोड मैप क्यों नहीं बताया जाता? जब एक कोई भी पार्टी हेड जब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन करता है, वो खिताब करता है, लोगों में जाता है, तो वो बताता है मैं गुर्बत को ख़त्म कर दूंगा, मैं महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, मैं बेरोज़गारी को ख़त्म करूंगा, इतने करोड़ या इतने लाख नौकरियां और घर दिए जाएंगे। लेकिन वो किसी भी सियासी जमात का लीडर हो, क्या उसके पास रोड मैप होता है? क्या उसके पास पीछे ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि वो अपनी कारकर्दगी आवाम के सामने पेश कर सके, बता सके कि मैंने ये कुछ किया है? बिल्कुल, आपका बिल्कुल दुरुस्त ये सवाल है, लेकिन मैं आपकी बात से कुछ इख्तलाफ करूंगा कि बिल्कुल रोड मैप होता भी है और रोड मैप पर अमल भी होता है। जाहिर है कि नून लीग वाहिद वो जमात है जो इस बात पर इलेक्शन में जाती है कि हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगने के लिए जाते हैं। आपको पता है कि 2013 में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे, लोड शेडिंग का बहुत बड़ा चैलेंज था, उस वक्त बहुत बड़ा जो था दहशतगर्दी का चैलेंज था, उस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए जो है वो मतलब है कि वो भी एक चैलेंज था, और संतों को पहिया चलाने का एक चैलेंज था। तो आप देख लें कि उस कलील मुद्दत, 5 साल की कलील मुद्दत में उन बड़े बड़े चैलेंजेस को काबू में लाया गया, दहशतगर्दी का तकरीबन खात्मा किया गया। आपको पता है कि महंगाई जो थी वो 4% तक रही, खादें और तेल और घी और आटा सस्ता मुल्क में मिलता रहा। पाकिस्तान की तारीखियां जो कि नामुमकिन नजर आती थी लोड शेडिंग का खात्मा, उसको 5 साल के अंदर अंदर मुमकिन बनाया गया। बिजली पैदा करने के ना सिर्फ कारखाने लगाए गए बल्कि सस्ती बिजली 5-6 रुपए तक यूनिट उस टाइम हमारे पूरे 5 साल में रहा, और लोड शेडिंग का भी खात्मा हुआ। सी पैक जैसा जो था जिस प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान की मतलब है कि वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जिसने पाकिस्तान की मईशत पर बड़े दूर मतलब असरार डाले, लेकिन इसके बरअक्स उस सी पैक प्रोजेक्ट को आने वाली हुकूमत ने रोके रखा, तकरीबन रोके रखा, बल्कि उसका पैसा उठा के रेवड़ियों की तरह जो था वो MNA MP की स्कीमों में डाल दिया गया। फिर आपने देखा कि वो आपने ठीक बजा फरमाया, 50-50 लाख घर और कितने अरब की इन्वेस्टमेंट्स के दावे करने वालों ने मासवाए मुल्क में लॉकडाउन और इंतजार की सियासत और EVM के जरिए अगला इलेक्शन चुराने की प्लानिंग के अलावा उन 4 साल में कुछ नहीं किया। तो लिहाजा ये कंपैरिजन करना कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं करती, ये गैर मुनासिब है। जिसने डिलीवर किया हो उसका बिल्कुल जिक्र कर बताना चाहिए कि मुल्क में। अली गौर साहब, ये 2013 में अगर ये आपकी सारी बातें दुरुस्त मान भी ली जाएं, अली गौर साहब आपकी सारी बातें दुरुस्त मान भी ली जाएं, 2013 में जो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे उसको अगले 5 साल में आप लोगों ने बहुत बेहतर किया और बहुत सारे इश्यूज को रिजॉल्व किया। तो ये वाला फॉर्मूला, कामयाबी का ये फॉर्मूला फिर ये 2022 में, अप्रैल 2022 से और फिर ये अगस्त 2023 तक क्यों काम नहीं आया? फिर इन 16 माह में आवाम की हालत इतनी पतली क्यों हो गई? देखिए, आपने ये भी बड़ी इंतहाई मुनासिब बात की है, लेकिन जब तजिया करना चाहिए तो हकायक पर मबनी करना चाहिए। जाती दफा जब एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट को, जो कि RTS सिस्टम की पैदावार थी,
जिसने जिस पार्टी के लोगों ने 9 मई जैसे वाकयात कर दिए पाकिस्तान में, उस पार्टी को जब हटाया गया तो एक आईनी तरीके के साथ अगले इत्तेमाद करके हटाया गया। जाहिर है थिन मेजॉरिटी थी, तमाम इत्तेहादी पार्टी की नुमाइंदगी थी, किसी पार्टी के पास कोई बहुत अच्छी मेजॉरिटी नहीं थी, चैलेंजेस बहुत बड़े थे। जाती दफा वही बंदा कह कर गया कि मैं माइंस बिछा के जा रहा हूँ। जाहिर है कि जब पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए गए हों और लिए भी भयानक शराइत पर गए हों, तो और आगे फिर आपने IMF से रिव्यू में भी जाना हो, तो उस वक्त तो सबसे बड़ा चैलेंज था रिव्यू में जाना। हाँ, जब 2013 से 18 तक भी हालात बेहतरी में की तरफ गए थे तो पहले 2-2.25 साल मेहनत पे लगे थे, फिर नताइज आना शुरू हुए थे। तो यहाँ पर तो जाहिर है मुद्दत ही टोटल 1.25 साल की थी। अब मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला PMNL को नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मौका मिलेगा, तो फिर हम इंशाअल्लाह साबित करेंगे कि हमारी वही कारकर्दगी है जो हमारी 2013 से 18 तक, जिस पे लोग एतमाद का इज़हार भी करते हैं, जिससे लोग मुतमिन दिखते हैं, जिसमें इशू भी कम हो। तो चूंकि आपके ठीक है, तो राना बशीर साहब जी टाइम भी कम है जी, और मैं इसलिए मतलब है कि ये कह रहा हूँ कि देखे ना, खादें सस्ती मिली, अद्वियात, हॉस्पिटल की रिहेबिलिटेशन हुई, यूनिवर्सिटीज बनी। इन लोगों ने तो 4 साल में एक टीचर तक स्कूल में किसी में भर्ती नहीं किया। ये तो तालीम और हेल्थ की बात करते थे। हॉस्पिटल से अद्वियात और ये टेस्ट नहीं होता था, और ये पायोडीन वगैरह और ये बेसिक चीजें नहीं मिलती थी। शुगर के पेशेंट को इंसुलिन तक नहीं मिलती थी। ये इन्होंने हालत कर दी, तो पूरे मुल्क को कंगला करके रख लिया और पाकिस्तान की मईशत को डुबो दिया। इन सारे हालात को ठीक करने के लिए एक दायरा इलेक्शन के बाद जब कोई भी गवर्नमेंट अगर मेहनत करेगी तो वो फिर डिलीवर करेगी। लेकिन अगर बार बार हम वो प्रोजेक्ट लॉन्च करते रहे जिस तरह से हमने 18 में किया था, तो फिर पाकिस्तान के लिए आने वाले टाइम में भी मसाइल होंगे। हमें उन तजर्बात से सबक सीखना चाहिए और पाकिस्तान की मईशत का पहिया जो है वो उसी तरफ फिर दुरुस्त में बढ़ सकता है जब हम इन तजर्बात की रोकथाम का भी तदारक करें। ठीक है, तो राना बशीर साहब, ये जो इस वक्त हम मईशत की खराबी देख रहे हैं, गवर्नेंस के इशूज़ इससे पहले पाकिस्तान में रहे, करप्शन बढ़ती रही है, महंगाई, गुर्बत, ये तमाम मसाइल पाकिस्तान में इनमें इजाफा होता रहा। अब ये जिम्मेदारी ये किसी एक सियासी जमात पर डाल दी जाए या सबका इसमें किसी न किसी हद तक हिस्सा है? जो मंशूर होते हैं सियासी जमातों के, उन पर क्यों अमल दरामद हम होता हुआ नहीं देखते? आपकी नज़र में क्या उस पर कोई 20, 25, 30% भी अमल होता है? यानी इलेक्शन से पहले जो वादे, जो दावे किए जाते हैं, जो ख्वाब दिखाए जाते हैं, इलेक्शन के बाद वो उनको आप अमली जामा पहनते हुए देखते हैं? देखिए, इलेक्शंस इज ऑल अबाउट सेलिंग ड्रीम्स। ख्वाब बेचे जाते हैं इलेक्शन से पहले और उन ख्वाबों की तामील जो है वो नहीं होती। ठीक है, दैट्स द रियलिटी। ये रियलिटी चेक है। और उससे पहले जनाब बहुत बड़ी बड़ी बातें भी की जाती हैं और उससे पहले जनाब ब्लेम गेम भी होती है। एक पार्टी उठेगी दूसरे पे ब्लेम करेगी, दूसरी उठेगी तीसरे पे ब्लेम करेगी और ब्लेम गेम चलता रहेगा। और ये बेसिकली ब्लेम गेम क्यों चलाया जाता है? ब्लेम गेम इसलिए चलाया जाता है कि आप, मैं, हम लोग, अवाम जो है वो, ये एक डिसेप्शन है, एक डिसेप्टिव मूव है ताकि हम कंफ्यूज रहें और उस कंफ्यूजन में हम कोई डिसीजन, यानी कि अवाम कोई ऐसा डिसीजन ले जाए जिसमें कोई किसी एक पार्टी का फायदा हो जाए। मैं किसी एक को पर्टिकुलरली यहाँ पे पिन पॉइंट नहीं कर रहा, उसको मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो ये एक नॉर्मल SOP है जो कि अपनाया जाता है और इसमें कहा जाए कि जनाब ये चेंज हो जाएंगी चीजें, दे शुड चेंज और इट शुड चेंज, क्योंकि अब अगर चेंज नहीं होंगी तो ना तो ये 1990 की दिहाई है, ना जनाब इस वक्त सोशल मीडिया भी है, इस वक्त और मीडियाज भी हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ पे प्रिंट मीडिया है, और जो पहले जो हालात थे 1990 के वो हालात नहीं है अब। सो द पार्टीज, द पार्टी लीडर्स शुड ऑल्सो ग्रो अप और उनको इस जो इन्वायरमेंट है, जो अब की इन्वायरमेंट है, आज की इन्वायरमेंट है, उसमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर वो एडजस्ट नहीं करेगा तो जो पहले वोटर था, जो कि कम उम्र था, जो वोट नहीं दे सकता था, अब वो वोट देने के काबिल हो चुका है और अब उसके अंदर जो सेंस है, अब वो क्वेश्चन भी करता है, अब वो सवाल भी करता है, अब वो पूछता भी है। पहले नहीं पूछते थे लोग। पहले जनाब बरादरी सिस्टम थी, बरादरी में आपने जाके वोट मांगे, उसने कहा जी हाँ जी ये 500,000 वोट आपका हुआ। अब वो नहीं है। अब एक एक घर में डिफरेंट ओपिनियंस है लोगों की, डिफरेंट राय है लोगों की,
सो वो अब बरादरी सिस्टम पे भी काम नहीं चलेगा। अब सारे लीडर्स को, सारे पॉलिटिकल लीडर्स को, दे विल हैव टू कम अप विद समथिंग सब्सटैंशियल। कोई सब्सटैंशियल चीज सामने लेके आएंगे, कोई तगड़ी चीज सामने लेके आएंगे, तो फिर उनका फायदा होगा, फिर उनको वोट पड़ेगा। अदरवाइज ये ब्लेम गेम और ये ऐसे हो जाएगा और ऐसे कर देंगे और ऐसे हो जाए, ऐसे होने जा रहा है, नहीं। दे वांट समथिंग सॉलिड, एवरीवन वांट समथिंग सॉलिड बिकॉज इट्स हाई टाइम। और हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए इकोनॉमी, इकोनॉमी एंड इकोनॉमी। सो अगर इकोनॉमी पे कोई फोकस करेगा और इकोनॉमी का कोई वे फॉरवर्ड देगा और इकोनॉमी के बारे में बताएगा कि जी हाँ, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू फिक्स द इकोनॉमी, ये नहीं कि मैं कर दूंगा इकोनॉमी ठीक, नहीं, ऐसे करने वाले बहुत आते हैं, लेकिन कर दूंगा, कैसे करूंगा, वो वे फॉरवर्ड क्या है, वो प्लान क्या है, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो उस पे लोग जो है उसको वोट डालेंगे। अगर आप कहें जनाब कि नहीं हमने सोचा है, हमने ऐसे करेंगे, ऐसा होगा, नहीं, हवाई बातें कोई नहीं मानेगा इस वक्त। आपको पूरा जो प्लान है वो सामने ले आउट करना पड़ेगा आवाम के सामने, ताकि वो उसको बाय करें। यानी रोड मैप देना पड़ेगा, पूरा लाइन ऑफ एक्शन बताना पड़ेगा। तो हाफिज एहसान साहब, ये रोड मैप की कितनी इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि ये हवाई दावे तो हर इलेक्शन में हर सियासी जमात की तरफ से किए जाते हैं। अब राना साहब ने जो बात की है कि जो नया वोटर इंडक्ट हो रहा है, ये जो एडिशन हो रहा है, ज़ाहिर है वो शऊर रखता है, वो आज के जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग है, तो ये तो बड़ा सख्त इस वक्त इलेक्शन साबित होगा तमाम सियासी जमातों के लिए, क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे लीडर्स हैं उन्हें सोचना चाहिए कि हम 2023 या 2024 के अंदर हैं। अगर उनकी सोच अभी भी पुरानी रहेगी तो चीज़ें बात आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरा, इन्हें ये सोचना पड़ेगा, इन्हें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान का इकॉनमी जेन्युइन प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि 250 मिलियन की हमारी पॉपुलेशन है और हम $1 अरब से भी ज़्यादा हर साल जो है वो FDI नहीं आ रही। हमें इस चीज़ के अंदर सोचना पड़ेगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर हम वोकेशनल ट्रेनिंग्स लेके आएँ कि जो हम कह रहे हैं कि हमारी 60% की आबादी है, उसको हम किस तरह अपने मुल्क के अंदर और अपने मुल्क से बाहर ममालिक जो हैं उनके अंदर उन्हें खपा सके। ठीक है, तो सोचना पड़ेगा, हवाई दावों से मामला नहीं चलने वाला, बल्कि हाथ उठाने पड़ेंगे, रोड मैप देना पड़ेगा और अपने मंशूर में प्रैक्टिकल चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अली गौर बलोच साहब, निसार खोड़ो साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, राना मुबशिर साहब, हाफिज एहसान अहमद साहब, चारों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।